वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 जून 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज मॉनसून वूज, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स नीड अ लॉन्ग टर्म प्लान। देखो, मॉनसून जब भी होता है बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में बहुत ज़्यादा फ्लड की इशू होने स्टार्ट हो जाती है। तो फ्लड जो है, फ्लड एक डिजास्टर का रूप ले लेता है धीरे धीरे। ये आपके जीएस पेपर 1, 2, 3, एपीएससी का जीएस पेपर 5 सब जगह काम आएगा। सेकेंड टॉपिक इज नियोलिथिक साइट ऑफ डाउजली हेडिंग इन आसाम। आसाम में नियोलिथिक साइट है डाउजली हेडिंग का। जीएस पेपर 1 और 5 के लिए काम आएगा, आसाम हिस्ट्री से रिलेटेड भी है। थर्ड इज इंडिया लॉन्चेस भारत जनरेशन। अगले साल प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल ये मेंस के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। ये इस साल प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत दिनों से न्यूज़ में चल रहा है। इसके पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, अभी भारत जन ही लॉन्च हो चुका है। तो इस साल के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मॉनसून ऊज, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स नीड अ लॉन्ग टर्म प्लान टू डील विद फ्लड्स। देखो, फ्लड्स तो आता रहता है बट फ्लड्स से डील करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लान एंड टेम्पोरी सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा। और फ्लड जो है, फ्लड पे क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे, चाहे वो जीएस पेपर 1 हो चाहे वो जीएस पेपर 3 हो। द साउथ वेस्ट मानसून entered India this year with heavy rainfall. As expected, the monsoon's force has already caused significant flooding and landslide in northeast India. तो ये आर्टिकल हाईलाइट करेगा अर्जेंट नीड फॉर ए लॉन्ग टर्म फ्लड मैनेजमेंट प्लान फॉर द नॉर्थ ईस्ट के लिए लॉन्ग टर्म फ्लड मैनेजमेंट प्लान कैसे होगा, ये आर्टिकल आपको हाईलाइट करके देगा। ओवरव्यू क्या है? ओवर 3.6 लाख पीपल वेयर अफेक्टेड इन आसाम अलोन, while more than 900 houses were damaged in मणिपुर एंड मिजोरम। तो अभी आसाम की बात करें तो 3.5 लाख लोग अभी फ्लड से अफेक्टेड थे। 900 हाउसेज मणिपुर और मिजोरम में डैमेज हो चुके हैं। सिक्किम में 1500 टूरिस्ट घिर गए थे, स्ट्रैंडेड मतलब घिर गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाए, लैंड स्लिप्स और लैंडस्लाइड होने की वजह से। अरुणाचल प्रदेश में एयरलिफ्ट करना पड़ा 14 पीपल को। त्रिपुरा में 1300 फैमिली अफेक्ट हुए, उनको रीलोकेट करना पड़ रहा है। तो ये सारा कुछ दिखाता है कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट ही जो है वो फ्लड से बार बार अफेक्ट होता है और अफेक्ट होता रहता है। मानसून आते रहता है और क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून का जो पैटर्न है वो और ज़्यादा इरेटिक हो गया है। आई रिपीट, इरेटिक हो गया है। इरेटिक मतलब कभी बहुत हैवी रेनफॉल होने लगेगा, कभी लोकलाइज्ड हैवी रेनफॉल होने लगेगा, कभी कुछ होने लगेगा। तो वलरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये आप देख सकते हो फ्लडेड। और ये वीडियो ऐसा, ये रील भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि ऐसा एक ब्रिज है अरुणाचल प्रदेश में और लोग ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, एक पर्सन ऐसे क्रॉस कर रहा है, नीचे से पूरी नदी बह रही है जो पूरी ओवरफ्लो हो रही है, बट फिर भी ये भाई साहब ऊपर से तार पकड़ के क्रॉस कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। फ्लड प्रोन एरियाज इन आसाम, मेघालय, अरुणाचल, जो भी ब्रह्मपुत्रा वैली है, इनफैक्ट बराक वैली भी है, तो ब्रह्मपुत्रा एंड बराक वैली बोथ आर फ्लड प्रोन एरियाज। The floods are particularly severe in these regions because of the mighty Brahmaputra and Barak rivers and their 48 major tributaries and various sub tributaries। बहुत सारे इनके ट्रिब्यूटरीज भी हैं और सब ट्रिब्यूटरीज भी हैं और बहुत सारी रिवर्स की वजह से यहाँ पे फ्लड होने लगता है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा का, तो ब्रह्मपुत्रा यहाँ से निकलती है और निकल के वापस वापस ये वहाँ की तरफ जाती। चलो मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये रहा पूरा ब्रह्मपुत्रा, इधर से इंटर हो रहा होता है और ऐसे पूरा यहाँ जा रहा होता है आसाम को क्रॉस करके। अरुणाचल से इंटर करने के बाद इधर है जो आपको क्या दिखेगा, बराक रिवर दिखेगा। और इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो पूरे एरियाज को क्या करती हैं, फ्लड करके रखती हैं। तो जब अगर आपसे क्वेश्चन आएगा मेंस में, तो मेंस में आपको क्या करना है, मेंस में यू हैव टू ड्रॉ द मैप ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट एरिया और उसके बाद से आपको ये पूरा पूरा ब्रह्मपुत्रा रिवर्स और बराक रिवर दोनों के यहाँ आपको इमेज में दिखाना होगा जब आप मेंस के आंसर लिख रहे होगे। इन रोहमारियो एन एरिया ऑफ ईस्टर्न असम डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, फॉर इंस्टेंट, पैडी फील्ड होम्स, स्कूल एंड टी प्लांटेशन इन 38 विलेज हैव बीन वॉश्ड अवे ओवर द पास्ट 25 ईयर्स। ये सारी चीजें 25 साल में क्या हो गई हैं, वॉश हो गई हैं। वाई नॉर्थ ईस्ट इज वल्नरेबल? नॉर्थ ईस्ट वल्नरेबल क्यों है? फ्रेजाइल जियोलॉजी ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालयस का जियोलॉजी जो है वो क्या है, फ्रेजाइल है। द रीजन इज पार्ट ऑफ द यंग फोल्ड माउंटेन्स। रीजन जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन्स का क्या है, पार्ट है। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स दो जगह आके ऐसे फोल्ड हो जाते हैं तो फोल्ड माउंटेन्स का पार्ट है।
मेकिंग इट स्ट्रक्चरली वीक एंड प्रोन टू फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड। सो दैट कि ये स्ट्रक्चरली वीक हो जाता है, बहुत सारा लैंडस्लाइड, सॉइल क्रीप एंड रॉक फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यंग फोल्ड माउंटेन्स होना एक बहुत बड़ा रीजन है। ये चीज आपको अपने आंसर्स में मेंशन जरूर करना है। स्लोप्स जो हैं वो सैचुरेटेड हैं पानी से, खासकर सिक्किम में, अरुणाचल में, मिजोरम में, और हेवी रेनफॉल होते ही कोलैप्स होने लगता है। ठीक है, अगर सैचुरेटेड नहीं है तो पानी पी जाएंगे, अगर आपको प्यास लगी है तो आप पानी पी जाओगे, नहीं लगी है तो आप सैचुरेटेड हो पानी गिरा दोगे, वही वाला काम यहाँ भी हो रहा है। तो ये सब कीवर्ड्स हैं, सैचुरेटेड स्लोप्स, लैंडस्लाइड, सॉइल क्रीप, रॉक फॉल्स, ये सारा आपको मेंशन करना होगा। यंग फोल्ड माउंटेन्स जो कि यंग है। रिवराइन एंड फ्लैश फ्लडिंग डायनेमिक्स। फ्लैश फ्लड मतलब अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, और फ्लैश फ्लड हो जाना। ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर सिस्टम अलोंग विद तीस्ता, तीस्ता भी है जो ऊपर से निकलती है सिक्किम से, और फिर नीचे की तरफ वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में घुसती है। ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर अलोंग विद तीस्ता एंड सुबानसिरी ट्रिब्यूटरीज ओवरफ्लो ड्यूरिंग इंटेंस रेनफॉल, जो कि अभी ओवरफ्लो हो भी रहा है। ब्रीचिंग embankments in Assam and Manipur. Riverine floods were worsened by the situation. Unregulated construction and obsolete floodplain zoning. Floodplain zoning जो है वो क्या हो चुका है, obsolete. Obsolete मतलब पुराना हो चुका है। Why Northeast is vulnerable? Climate induced extreme weather event. Extreme weather event होता है climate induced. While IMD has noted a sharp rise in intensity and frequency of pre-monsoon downpours in the Northeast, IPCC sixth assessment report identify the Northeast as a high risk zone. आईपीसीसी का सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट आइडेंटिफाई करता है नॉर्थ ईस्ट को एक हाई रिस्क जोन जैसा, एक्सट्रीम क्लाइमेट वेरिएबिलिटी वाला, इंक्लूडिंग फ्लैश फ्लड जिससे फ्लड आता है, और क्या होता है, क्लाउड बस्ट होता है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होता रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्रेस पड़ता रहता है। कंस्ट्रक्शन ऑन स्टीप लैंडस्लाइड फ्लोर, स्लोप्स जो है, स्लोप्स पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शंस होता है, बिल्डिंग्स बनती है, उससे लैंडस्लाइड और ज़्यादा प्रमोट होने लगता है। लैक ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर है उसका ड्रेनेज का लैक है। इंक्रोचमेंट्स बहुत ज़्यादा है। इनफॉर्मल हाउसिंग इम्फाल में, सेनापति डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, पेड़ काट के वहाँ पे खेती की जाती है, इसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं या शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन मिजोरम और अरुणाचल इन जगहों पे, नागालैंड में बहुत ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बनते रहते हैं, रोड, डैम्स, वो उनका कई बार वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को फ्लाउट करते हैं। अब ब्रॉडर कंसर्न क्या है फॉर गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट? क्लाइमेट एडाप्टेशन डेफिसिट, द फ्रीक्वेंट रेकरेंस ऑफ सच डिजास्टर इंडिकेट इनएडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इनएडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर का, कहाँ पे, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल हिल स्टेट्स में। टूरिज्म का वल्नरेबिलिटी होना शुरू हो जाता है। द स्ट्रैंडिंग ऑफ 1500 टूरिस्ट इन सिक्किम, इतने लोग अगर, टूरिस्ट अगर फंस जाएंगे डिजास्टर में, डिजास्टर रिस्क मैपिंग कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ पे स्टेट में मैपिंग होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे डिजास्टर प्रोन एरिया है, वहाँ से लोगों को कैसे निकाला जाएगा, ये सब प्लानिंग होकर रखना चाहिए। सेंट्रल स्टेट का कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा इंप्रूव होना पड़ेगा, डिजास्टर कोऑर्डिनेशन, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। जो भी फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट है उनको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो भी बॉटल नेक्स हैं, रुकावटें हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। अर्बन फ्लडिंग एंड इंक्रोचमेंट्स, इम्फाल फ्लड प्रोन एरिया सफर ड्यू टू embankment ब्रिजेस often worsened by encroachment and poor urban drainage. The need for long term sustainable plan, comprehensive risk mapping, अब हमें रिस्क मैपिंग करनी पड़ेगी, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव। क्लाइमेट चेंज का अडेप्टेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट मतलब बहुत सारे रिवर जो हैं, ठीक है, उनका जो रिवर बेसिन है उनका मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटेड तरीके से किया जाए, एक रिवर को एक तरीके से देखे नहीं किया जाए। द नीड फॉर ए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्लान, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, सारे स्टेट्स का कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे को गाली देने की जगह, एक दूसरे को ब्लेम देने की जगह, यहाँ पे स्टेट्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्रिएट अ नॉर्थ ईस्ट फ्लड मैनेजमेंट अथॉरिटी, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक फ्लड मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्रिएट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोकल कम्युनिटी को बहुत सारा नॉलेज होता है, क्रूशियल नॉलेज होता है रिवर के बारे में, रिवर के बिहेवियर के बारे में, सेफ एरियाज के बारे में, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इन असम कम्युनिटीज ट्रेडिशनली बिल्ड स्टिल्टेड होम्स टू कोप विथ एनुअल फ्लड्स, एनुअल फ्लड से कोप करने के लिए स्टिल्टेड होम्स बनवाया। इंटीग्रेटिंग दीज प्रैक्टिसेस इनटू हाउसिंग पॉलिसीज कैन सेव लाइव्स। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स में इन्वेस्ट करना, ब्रिजेस में इन्वेस्ट करना, एम्बैंकमेंट्स में इन्वेस्ट करना दैट कैन विथस्टैंड फ्लड एंड लैंडस्लाइड। रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिसरप्शन एंड डेथ, जिससे इकोनॉमिक डिसरप्शन कम हो और डेथ्स कम हो।
अब एग्जाम्पल क्या है, बिल्डिंग एलिवेटेड रोड्स इन फ्लड प्रोन एरियाज ऑफ द ब्रह्मपुत्रा वैली इंश्योर्स कनेक्टिविटी ड्यूरिंग फ्लड्स। वो इंश्योर करता है कि फ्लड के टाइम पे क्या रहे, कनेक्टिविटी रहे। अब वे फॉरवर्ड क्या है, स्ट्रेंथन अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम को और फोरकास्टिंग को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। रिवाइज अर्बन एंड हिली एरिया प्लानिंग नॉर्म, हिली एरिया प्लानिंग नॉर्म को और ज़्यादा रिवाइज किया जाए। प्रमोट इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेशन, इकोसिस्टम बेस्ड मतलब डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रीस्टोर किया जाए, जो फॉरेस्ट काट दिए गए हैं उनको वापस रीस्टोर किया जाए। झूम कल्टीवेशन का ऑल्टरनेटिव्स लेके आया जाए, एग्रो फॉरेस्ट्री फोकस किया जाए, इंटर स्टेट डिजास्टर कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, मेन स्ट्रीम रेजिलियंस इन डेवलपमेंट प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग में और ज़्यादा रेजिलियंस लाने की ज़रूरत है। ये सब वे फॉरवर्ड है, पूरा मेन से ओरिएंटेड टॉपिक है, बहुत अच्छे से आप ये पूरा टॉपिक लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज नियोलिथिक साइट ऑफ दाउजली हार्डिंग इन असम। असम में नियोलिथिक साइट डिस्कवर हुआ है, एक तरह से आप बोल सकते हो। रिसेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे हैज कंफर्म, पहले से भी ये चीज़ें तो थी बट यहाँ पे अब कंफर्मेशन है। दाउजली हार्डिंग जो है आसाम दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में वाज अ नियोलिथिक हैबिटेशन जोन ओवर 2700 ईयर अगो। 2700 ईयर अगो भी वो क्या था, एक नियोलिथिक हैबिटेशन जोन था जहाँ पे लोग रहते थे। तो हम लोग पढ़ते ही हैं कि एंशियंट टाइम के इरा को क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक, फिर आता है वो मेजोलिथिक और फिर आता है वो नियोलिथिक। ठीक है, लिथ मतलब क्या होता है, पत्थर, तो पुराना पत्थर, ठीक है, बीच वाला पत्थर और नया पत्थर। पत्थर जो है, पत्थर से हम लोग क्या बनाते थे, अलग अलग अस्त्र बनाते थे, शस्त्र बनाते थे, वेपन्स बनाते थे। तो वेपन्स जो है, वेपन्स धीरे धीरे क्या होते गए, अपग्रेड होते गए। About Dowsley hiding Neolithic site. It is important Neolithic archaeological site located in Dima Hasao district within the Langting Mupa Reserve Forest. Langting Mupa Reserve Forest के अंदर आता है। Recent surveys by multidisciplinary team have confirmed that the site has a settled Neolithic habitation over 2700 year old. 2700 ईयर ओल्ड क्या था वहां पे, नियोलिथिक हैबिटेशन जोन था। की डिस्कवरीज क्या है, फर्नास रिमेन्स एंड आयरन स्लैग इंडिकेटिंग अर्ली मेटलर्जिकल एक्टिविटी। फर्नास का रिमेन्स और आयरन स्लैग ये इंडिकेट करता है अर्ली टाइम्स में मेटलर्जिकल एक्टिविटी, खुदाई एक्टिविटी होना। गोल्ड मार्क्ड पॉटरी, ग्राइंडिंग स्टोन्स, मोटार्स, पेस्टल्स एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स सच एज एरोहेड्स, सेल्ट्स एंड एडेट्स, ये सारी डिस्कवरी वहां पे मिली है। सिग्निफिकेंस क्या है, दीज फाइंडिंग सजेस्ट दैट दाउजली हेडिंग वाज नॉट जस्ट अ टूल मेकिंग साइट, सिर्फ वहाँ टूल नहीं बनता था, रादर वहाँ पीपल रहते थे, सेटल्ड तरीके से रहते थे, खाना खाते थे, खाना बनाते थे, क्राफ्ट वगैरह होता था, मेटल का भी वर्क होता था। नियोलिथिक साइट इंडिया में कौन कौन सी है, बुरजन होम जम्मू कश्मीर के अंदर, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये पूरा मेहरगढ़ वगैरह पाकिस्तान वाले एरिया में चला जाएगा। चिरांड, ठीक है, कुचई, यहाँ पे दौजली हार्डलिंग, ठीक है, ये ऑब्वियसली आप पहले से पढ़ते हो बट और कंफर्मेशन जो है यहाँ पे टॉपिक में कर दिया गया है। और भी बहुत सारे साउथ इंडिया के बहुत सारे साइट है, तो ये सारे साइट जो है न्यूलिथिक साइट होते हैं। द टीम दैट फाउंड आर्टिफैक्ट्स कंफर्मिंग मेटलर्जिकल एक्टिविटी इन आसाम मोर देन 2700 ईयर अगो। अब नियोलिथिक पीरियड कब माना जाता है, 7000 बीसी से लेके 1000 बीसी तक के एरिया को नियोलिथिक एज माना जाता है। ये स्टोन एज का एक फाइनल फेज है। इसके बाद, इसके पहले पैलोलिथिक और मेजोलिथिक एज हुआ करते थे। यहाँ से एक सेटल्ड एग्रीकल्चर का काम शुरू हुआ, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने का काम शुरू हुआ, टूल्स को और ज़्यादा पॉलिश करने का काम शुरू हुआ, हथियारों को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ मड एंड रीड हाउसेज, मड, सेटल्ड हाउसिंग शुरू होगा तो मड एंड रीड हाउस शुरू हुआ, मड ब्रिक्स भी बनने लगे थे। पॉटरी, ग्रे वेयर पॉटरी, ब्लैक बर्निश्ड वेयर, मैट इम्प्रेस्ड वेयर, ये सब सारी चीज़ें बनने लगी। न्यूलिथिक पीपल इन इंडिया ग्रू वीट, इन लोगों ने वीट, बार्ले, राइस, कॉटन, हॉर्स ग्राम, रागी, ये सारी चीजें ग्रो किया। They lived in circular or rectangular houses near rivers and lakes and relied on hunting, fishing and early farming. Hunting, fishing and early farming पे इन लोगों ने रिलाई किया। इंडिया लॉन्च्ड भारत जन, इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, भारत जन लॉन्च किया है। अभी भारत जन है क्या, देखो, चैट जीपीटी का नाम सुना है आप लोगों ने, हैव यू हर्ड अबाउट चैट जीपीटी, है ना। तो ऐसे ही इंडिया का चैट जीपीटी आप मान सकते हो क्या होगा, भारत जन होगा। इंडिया लॉन्च भारत जन, अ ग्राउंड ब्रेकिंग एआई इनिशिएटिव, मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज डिजाइन टू केटर टू डाइवर्स लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल लैंडस्केप। इसमें इंडिया के जो भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज, सबको इंक्लूड किया जाएगा, सबका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। इसको
कौन लीड कर रहा है? आईआईटी बॉम्बे लीड कर रहा है अंडर द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम सपोर्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत जेन, भारत जेन का की फीचर क्या होगा? जेन मतलब जनरेट करेगा, मल्टीलिंगुअल होगा, 22 लैंग्वेज, मल्टी मॉडल फाउंडेशन होगा, बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग बेस्ड ऑन इंडिया सेंट्रिक डेटाबेस। जो भी इंडिया वाले इसको डेटा देंगे उसी डेटाबेस पे इसको ट्रेन किया जाएगा। चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल, चैट जीपीटी बिलोंग्स टू यूएस। अब उसके जो फाउंडर हैं, उनके जो फाउंडर हैं, उन लोगों ने जो डेटा उसको पिलाया है यूएस बेस्ड, उसके बेसिस पे वो आपको आंसर्स देता है। ठीक है, तो कई बार यूपीएससी एपीएससी के आंसर्स आपको गलत देता है। वैसे ही अगर आप बात करोगे चाइना में क्या है, डीप सीक, डीप सीक जो चलता है उसको चाइना का जो नॉलेज है, जो डेटा है, उसको वहाँ पे डाला गया है, उस पर उसको ट्रेन किया गया है रादर। ठीक है, मशीन लर्निंग के फ्रेमवर्क में ये काम करते हैं। ये मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी डेटा इनको दिया जाता है, उसके बेसिस पे उसको चर्न करके ये लोग क्या देते हैं आपको? आउटपुट देते हैं, रिजल्ट देते हैं जब भी इनके थ्रू आप कुछ सर्च करते हो। सेम होता है ग्रोक, ग्रोक ट्विटर जो है, एक्स जिसको बोलते हैं, उसका प्लेटफॉर्म है। वैसे ही ये भारत जेन है जो इंडिया का प्लेटफॉर्म है। जेनरेटिव एआई, ये जनरेट करेगा, ये टेक्स्ट जनरेट करेगा। ये आप इससे पूछ सकते हो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, या सारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का लिस्ट बताओ। इमेज फॉर्मेट करेगा, वीडियो बनाएगा, कोड लिखेगा, कोड मतलब सॉन्ग वगैरह का कोड भी लिख सकता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालाइज पैटर्न भी ये करेगा। चैट जीपीटी को जैसे 2022 में रिलीज किया गया, भारत जिन को रिलीज किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? कि हम टेक्नोलॉजिकली सॉवरेन रहें। सॉवरेनिटी मतलब हमारा खुद पे खुद का कंट्रोल। अगर हम चाइनीज चीजें, यूएस वाली चीजें यूज करेंगे तो खुद का खुद पे कहाँ कंट्रोल रहेगा? डिजिटल इंक्लूजन, चैट जीपीटी वगैरह बहुत सारे लोग यूज नहीं कर पाते हैं, है ना, उनका फिर पेड वर्जन लेना पड़ता है थोड़ा सा एडवांस काम के लिए, तो इंक्लूजन नहीं हो पाता है। भारत जन जो होगा, इंडिया होगा, इंडियन गवर्नमेंट इसको लॉन्च कर रही है, तो हो सकता है कि ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, सारे गांव गांव तक पहुंचाया जाए। आत्मनिर्भर एआई जो है इसमें दिख रहा है। अपने इंडियन कल्चर को प्रिजर्व किया जाएगा, जो भी डेटा इसमें डाला जाएगा इंडियन कल्चर कल्चर को प्रिजर्व करते हुए जा रहा है। ट्रांजिशन फ्रॉम आईपी कंज्यूमर टू आईपी प्रोड्यूसर, अब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंज्यूमर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोड्यूसर बन रहे हैं। ये सॉल्यूशन लोकलाइज्ड है, नेशनल सिक्योरिटी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए है, डेटा लोकलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए। अभी देख लो ये जितना यहाँ पे आपको दिख रहा है सारे पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। आज हम जो तीनों टॉपिक कर रहे हैं, खासकर फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने फ्लडिंग के बारे में बात की, और ये थर्ड टॉपिक मेंस के लिए हाईली इंपॉर्टेंट रहेगा। स्ट्रैटेजिक रिसर्च पिलर ऑफ भारत जनरेशन क्या है? डेटा एंड मॉडल इनोवेशन, एनहांसिंग डेटा एफिशिएंसी एंड मॉडल परफॉर्मेंस, एडवांस कैपेबिलिटीज एंड एप्लीकेशन, इंटरैक्टिव एंड यूजर एक्सपीरियंस होगा, इंटरैक्टिव होगा। एथिकल एआई, एआई ऐसा होगा जो एथिकल होगा, प्राइवेसी को ख्याल रखेगा, फ्यूचर टेक्नोलॉजी को क्या करेगा? इंटीग्रेट करेगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल किसको कहते हैं? जिसमें आप टेक्स्ट एज ए इनपुट डालोगे, टेक्स्ट एज ए आउटपुट आएगा, न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट भी आ सकता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल आर वेरी लार्ज डीप लर्निंग मॉडल। ये डीपली लर्न होता है, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा पे इनको प्री ट्रेन करके रखना पड़ता है। मशीन लर्निंग टेक्निक्स का यूज करते हैं रिकॉग्नाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए और जनरेट करने के लिए। हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन लैंग्वेज में हम इनको कुछ बताएंगे, हम इनको कुछ कमांड देंगे, इनको पहले से उस पर प्री ट्रेन करके रखा गया है। तो जैसे जैसे हम उनको कमांड देते जाएंगे, ये मशीन लर्निंग ये लर्न भी करते जाएंगे और वैसे वैसे ट्रेन और ज़्यादा होते भी जाएंगे। Their capabilities also extend to handling structured and unstructured data. इनका कैपेबिलिटी भी होगा कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करेंगे, स्पीच को, इमेजेस को, अदर मल्टी मॉडल इनपुट्स को, विच इन्हांसेस देयर यूटिलिटी इन फील्ड लाइक कस्टमर सर्विस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब में इनका चीज इनहेंस होगा। भारत जनरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एड्रेस किया जा सकेगा, है ना, 22 लैंग्वेजेस में आएगा। कल्चरल प्रिजर्वेशन किया जा सकेगा, अगर लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेज में यूज हो पाएगा तो अलग अलग कल्चर प्रोटेक्ट भी हो पाएगा। आत्मनिर्भर भारत को ये सपोर्ट करता है। तो ये वाली बात, सिग्निफिकेंस क्या है? इनोवेशन, ओवर 3000 एग्री टेक स्टार्टअप्स हैव इमर्ज शोकेसिंग सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लाइक लेवेंडर कल्टीवेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इनिशिएटिव जो है एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को भी सपोर्ट करता है। भारत जनरेशन इज एग्जीक्यूटेड थ्रू 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स प्रोमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फ्यूचर डायरेक्शन क्या है? भारत जनरेशन मिशन फोकस ऑन 4 पिलर्स: टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। इन सब पे डिपेंड करेगा। These area will drive the future of AI in India, ensuring that
इट रिमेन्स रेलिवेंट एंड इम्पैक्टफुल अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।